सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में 2018 में पूछे गए सीटेट सीडीपी सेक्शन से जितने भी सवाल थे, यानी कि 30 सवालों का डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक को पूरा कर लिया है और कौन कौन सा चैप्टर आपका अभी तक बचा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे कि जितने सवाल आपने सही कर दिए हैं, आपको सवाल का आंसर खुद भी देते जाना है और यहाँ देखते भी जाना है कि किस प्रकार से सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपने कितने सवाल सही सही कर दिए हैं और कहाँ कहाँ पे आपने गलती की है। जहाँ जहाँ आपने गलती की है, यानी कि उस सेक्शन में आपकी कमजोरी है अभी तक, तो आपको उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सीडीपी का सेक्शन कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप आसानी से 30 में से कम 26-27 सवाल सही कर सकते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि सीडीपी में नंबर उठाया जाए, क्योंकि इसके बाद आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक अगर है तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी। और ईवीएस का सेक्शन आपने देखना है कि किस प्रकार का वहाँ पे आपका रहने वाला परफॉर्मेंस। तो आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसी प्रकार से देख लेना है। और चूँकि परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी तो ऑनलाइन मोड में किस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो सवालों का पैटर्न यही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बात करें कि किस प्रकार से आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर हल करने हैं, तो उसका जो स्क्रीन इंटरफेस है उसके ऊपर भी क्लास आया हुआ है और मॉक टेस्ट वाले सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2018 से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। पेपर फर्स्ट है, ये 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए है और ये सेट जो है वो आई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीडीपी के सेक्शन की ओर और सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे आज के इस क्लास में। तो पहला जो सवाल है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह जो सवाल है यह पर्यावरण और आनुवांशिकता वाले चैप्टर से संबंधित है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। और चौथा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप किसे सही मानते हो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका को लेकर के। तो यहाँ पे आप जब देखोगे पहला जो ऑप्शन है वो सही है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता के द्वारा और कुछ अन्य पर्यावरण के द्वारा जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं, यानी कि दोनों का मिला जुला प्रभाव किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। तो यहाँ पहला सवाल का ऑप्शन जो है वो पहला हो गया। दूसरा सवाल आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे's थ्योरी। पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप कौन सा कथन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन नहीं है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। तो पियाजे ने बताया कि विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है और उन्होंने सारे चरणों के नाम भी दिए, है ना। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पहला ऑप्शन उन्होंने कहा है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। दूसरा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये कथन भी पियाजे ने कहा है। तीसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो निरंतर अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था, आपको याद होगा बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर ने ही बार बार प्रयास करने का सिद्धांत दिया था। बिल्ली के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, आप लोगों को मैंने बताया था डिटेल से स्किनर वाले क्लास में। तो तीसरा ऑप्शन ये स्किनर का है, पियाजे का नहीं है। तो यहाँ पे यही सही होगा। चौथा है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो इसकी चर्चा भी पियाजे ने की है। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट।
यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे का ही एक विकासात्मक अवस्था की एक चरण है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो उसकी सीमा कौन सी नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्मन्यता, अनुत्कर्मण्यता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहम्मन्यता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। अनुत्कर्मण्यता, इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे जो सोच लेते हैं, काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं इस अवस्था में, वे अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतीकात्मक विचार का जो विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाकर के होता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विचार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है, डैश के अलावा, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन खेल के बारे में सही है। कहता है के अलावा, मतलब इसको छोड़ करके कौन सा सिद्धांत जो है वो सही है खेल के बारे में। ठीक है, खेल के बारे में, तो खेल के बारे में कौन कौन सा सिद्धांत सही है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, है ना, यानी कि उनका शरीर जो है वो उसके अनुरूप ढलता है, तो ये सही है, खेल के बारे में सही बात है। दूसरा है कि यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है ना, उनके जो सेंसेस होते हैं, इंद्रिय होते हैं, वे उत्तेजित होते हैं, ये भी सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो केवल समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं होता है खेल। खेल के माध्यम से बहुत प्रकार के बातें होती हैं, बहुत प्रकार का विकास होता है, विकास के कई चरण खेल के माध्यम से पूरे होते हैं। तो ये तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। और चौथा है कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बिल्कुल ये कथन सही है खेल के बारे में। तो ये 1, 2 और 4 ये 3 कथन खेल के बारे में सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है, और यही हमारा सही ऑप्शन होगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। यदि आप बच्चों से इस प्रकार का सवाल पूछते हो तो क्या उनके मन में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी? नहीं आएगी, वे सीधे सीधे बोल देंगे। यदि उन्हें पता होगा तो हाँ, नहीं पता होगा तो नहीं। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। सही जवाब क्या है? इसे भी क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग में नहीं आता है। सही जवाब क्या है? जिसको पता होगा वो खड़ा होकर के बोल देगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हाँ सर सोच सकते हैं। नहीं सोच सकते हैं? हाँ या नहीं में आंसर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो वैसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या नहीं में आ रहा हो वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, वे सपाट प्रश्न होते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? विभिन्न तरीके। अब बच्चे के दिमाग में डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा इसे हल किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकली करेगा, कोई थियोरेटिकली करेगा, कोई करके दिखा देगा, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ये सही प्रश्न है कि इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा वर्णन करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दे करके बच्चों को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से समझा देना। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे का सहयोग से सीखना। ये सारे प्रोग्रेसिव शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ही सारे टर्म्स हैं। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है।
अगला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यह कौन सा कथन बताता है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से ही सीखते हैं, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यह कथन प्रगतिशील शिक्षा को दिखाता है। अगला सवाल है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ये कथन ही सही है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी नैतिक परिपक्वता है ना, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है कोहलबर्ग के सिद्धांत ने, ये सही है। अगला सवाल है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। आप ये बताओ कि ये सवाल किससे जुड़ा हुआ है? तो निकटवर्ती विकास यानी कि ZPD वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो जीन पियाजे से सवाल आ गया, कोहलबर्ग से सवाल आ गया और यहाँ पे वाइगोत्स्की का सवाल आ गया। तो कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे के ऊपर मैंने स्पेशल सीरीज बना दिया। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वे सारे सवाल मैंने हल करके दिखाए हैं, विश्लेषण करके बताए हैं। इसका 2 सीरीज आया हुआ है, ठीक है। दोनों सीरीज में 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वे सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार उस क्लास को भी ज़रूर देख लो और समझ लो कि किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। और रिपीटिशन जब होता है प्रश्नों का तो उसका प्रारूप कैसे थोड़ा बहुत बदल दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन हूबहू रिपीट नहीं किए जाते हैं, उसका प्रारूप थोड़ा सा बदल दिया जाता है और आपको यही समझ लेना है। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए CDP का सेक्शन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या बताता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र एक संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, यानी कि बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है और जब वे किसी वयस्क के संपर्क में आते हैं या अपने से अधिक जानकार के संपर्क में आते हैं और तब उसके संपर्क में आने के बाद उनके लर्निंग में डेवलपमेंट होता है, उनका दायरा बढ़ जाता है और उस संदर्भ में बच्चा जो है वो सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करना सीख लेता है ना। अब उसने एक बार देख लिया किसी वयस्क को कि वह काम कैसे किया जाता है, नेक्स्ट टाइम से वो खुद करना सीख लेता है, तो इसी को ZPD कहा जाता है। अब है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? उभयलिंगी व्यक्तित्व का मतलब होता है कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण समाहित हों। व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार हैं और इसमें आपको पुरुषत्व वाला लक्षण दिखाई पड़ेगा, स्त्रीत्व वाला लक्षण दिखाई पड़ेगा और तीसरा है उभयलिंगी। उभयलिंगी में पुरुष और स्त्री दोनों के मिले जुले स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। तो स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों का संदर्भित करता है, ये गलत हो गया। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यही सही कथन है, ठीक है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण समायोजित होते हैं। दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ये गलत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हुए भी गलत है। दूसरा सही है उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में। अगला है, बच्चे किसको छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये जेंडर वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो बच्चे मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन
किसको छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, समाजीकरण के द्वारा भी, संस्कृति के द्वारा। ट्यूशन यहाँ पे गलत है, ट्यूशन को छोड़ करके अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अगला है मानकीकृत परीक्षणों में आलोचनाओं में से एक यह है, यानी कि मानकीकृत परीक्षण की आलोचना की गई है। मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं? जो स्टैंडर्ड टाइप के क्रिटिक होते हैं, स्टैंडर्ड टाइप के जो टेस्ट्स होते हैं उसके जो प्रमुख जो क्रिटिक रहे हैं यानी कि आलोचक रहे हैं, वे किस बात पर उसकी आलोचना करते हैं ये आपको बताना है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो मुख्य धारा में शामिल लोग हैं उनके ऊपर वे परीक्षण किए जाते हैं और इसीलिए पक्षपाती होते हैं। वे हाशिए पर जो व्यक्ति मौजूद है उसका परीक्षण वे सही रूप से नहीं कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? एकाधिक यानी कि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा हार्वर्ड गार्डनर का, यदि नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, देख लेंगे आप। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है? नहीं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है? हाँ। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है? गलत। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है? गलत। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि के 7-8 प्रकार बताए गए हैं गार्डनर के द्वारा। अगला सवाल है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लगती है एक जैसी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ये दो अलग चीज़ें हैं। और इन दोनों का उपयोग कब किया जाता है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। जी हाँ, यही सही है। बच्चों की प्रगति को जानने में असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है, यानी कि बच्चों की प्रगति क्या हुई है, उनका लेवल कहाँ तक पहुँचा है, इसको जानने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है। आप इसे नोट करके रख लें, क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसे आप नोट करके रख लें। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति को जानने के लिए किया जाता है, चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस जानने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को जानने में किया जाता है कि बच्चों की उपलब्धि स्तर क्या हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला सवाल ये होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ECCE से जुड़ा हुआ सवाल आ गया, सॉरी CCE से, है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ECCE मैं बार बार कह देता हूँ क्योंकि ECCE जो है वो नया कॉन्सेप्ट है और इससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। आप NEP 2020 को भी एक नज़र देख लें। NEP 2020 के ऊपर भी वीडियो आया हुआ है, उसमें 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताए गए हैं जो NEP से जुड़े हुए हैं और इसमें से 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। NEP 2020 के अनुसार कौन सा पैटर्न चलेगा, NEP 2020 में ECCE क्या है? तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल है, ठीक है, तो उसे आप देख लें एक बार। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन संबंधित नहीं? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, RTE एक्ट के द्वारा इसे अनिवार्य किया गया। ये सही है। यहाँ पे कहता है कि संबंधित नहीं है, उस कथन को चुनना है, तो जो गलत होगा उसे हम सही करेंगे। यहाँ पे यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है।
ये गलत है। यहाँ पे हम बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते हैं। तो CCE मूल्यांकन से संबंधित को नहीं, तो चौथा ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो आपको पहला सवाल याद होगा, पहला सवाल को ही यहाँ पे डाल दिया गया है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चों में प्रतिभाशालीता होती है। यानी कि आनुवंशिक प्रभाव, वातावरण प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव दोनों मिलकर के बच्चों में प्रतिभाशालीता का गुण विकसित करते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ये आपको जो सवाल है, ये समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके ऊपर भी हमारा क्लास आया हुआ है। आप उसे जब देखोगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के संदर्भ को लेकर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सब कुछ समझ में आ जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये सही है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। ए जी, तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? तुम्हें ऐसी भाषा नहीं बोलना है। क्लास में, यहाँ स्कूल में जो भाषा बोली जाती है वैसी भाषा बोलनी है। ऐसा करने पर बच्चा जो है वो हतोत्साहित हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला सवाल है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अब ये सवाल सृजनशील बच्चों से जुड़ा हुआ है ना, तो इसके ऊपर भी क्लास आया हुआ है। क्लास सारे चैप्टर्स के ऊपर आया हुआ है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो नहीं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? यहाँ पे नहीं है, इसको देखना है। ये सारा चीज़ जो होता है, छोटा छोटा चीज़ जो है वो एग्जाम में कभी कभी मिस हो जाता है। आप ऊपर के सवाल पढ़ते हो और लास्ट वाला सवाल जो लास्ट में लिखा हुआ रहता नहीं है उसे छोड़ देते हो। और पहला ऑप्शन है, एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। ये सही लग रहा है तो आप इसे सही कर दोगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना तरीका नहीं है पे देखना है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। बेचैन अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें फटकार लगाना, डांटना। तो मैंने डबल एसी कार वाले फॉर्मूले में बताया है कि कभी भी आपको दंडित करने के बारे में, डांटने के बारे में नहीं सोचना है बच्चों को। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही ऑप्शन है? अलग अलग सोच वाले पैटर्नों को बनाना। क्लास 1 में भी पैटर्न बताया गया है। मैथ्स के बुक में आप देखोगे तो पैटर्न है, कलर का पैटर्न, शेप का पैटर्न। तो अलग अलग जो पैटर्न होते हैं वे उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, जिनमें सृजनशीलता होती है, क्रिएटिविटी होती है। वही पैटर्न को समझ सकते हैं और उस पैटर्न को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की समस्या होगी, समस्याग्रस्त बच्चे होंगे, तो वे पैटर्न को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। जो विचार या जो प्रक्रिया
शिक्षक ला रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करना। ये हल करने के तरीके का वर्णन करता है। यहाँ पे उस कथन को पहचाना जो नहीं कर सकता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। गलतियाँ होती हैं उसे करने के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए, ये भी सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का उपयोग करना, ये भी सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? आस्क क्वेश्चंस विथ कन्वर्जेंट आंसर्स, जिसके मैंने कुछ देर पहले एक सवाल में बताया था, सपाट प्रश्न। वैसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है ना। कि आप इसका उत्तर जानते हो जी, तो बच्चा कह देगा, जानेगा तो हाँ, नहीं जानेगा तो नहीं। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना ये सही होगा कि ये जो है वो सही तरीका नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग से सवाल आ गया है ना। इमोशन एंड कॉग्निशन, संज्ञान और संवेग एक चैप्टर है और इसके ऊपर भी क्लास आया हुआ है। आप उस क्लास को देख लोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा संवेग है कौन सा नहीं है। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना, तो कौन सा यहाँ पे संवेग है ये पूछा जा रहा है। तो स्मृति संवेग नहीं है। स्मृति का मतलब होता है याद रखने की क्षमता, ये संवेग नहीं। संवेग सडन फीलिंग होती है। ठीक है। सडन फीलिंग जब होती है ना तो ही उसे संवेग कहते हैं। यदि आपके सामने अचानक से कोई सांप निकल के आ जाए, बिच्छू निकल के आ जाए, अचानक से आपको डर लगेगा, तो डर संवेग है। ठीक है। यहाँ पे डर संवेग है। किसी के प्रति अचानक से गुस्सा आ गया तो वो संवेग है। खुशी, ये संवेग है। लेकिन ध्यान, तो ध्यान तो लंबे समय के लिए किया जाने वाला कार्य है, ये संवेग नहीं है। उत्तेजना भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, डर संवेग। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। उसने दूध के बूथ पर देखा जहाँ पे कोई टंकी में दूध रख दी जाती है और जो भी लोग खरीदने के लिए आते हैं नल चालू करके दे दिया जाता है। तो बच्चे के दिमाग में आ गया कि अरे दूध का उत्पादन इस प्रकार से होता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध बनता है। बच्चे के दिमाग में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का एक सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित या अनावरण ज्ञान है। अनावरण या ज्ञान है, यानी कि बच्चे ने दुनिया को भी बहुत अच्छे से नहीं समझा है। कुछ लोग इसे सही कर सकते हैं। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चे ने गाय को नहीं देखा है तो वो कह देगा, अन्यथा उन्हें अगर गाय को देखा है तो कहेगा नहीं, दूध तो गाय देती है। बच्चा 3 साल का, ऐसे आपको याद रखना। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा अपने अनुभव के आधार पर कुछ भी चीज़ बताता है, ना कि उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, ऐसा नहीं है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। 3 साल का बच्चा, उसने अनुभव किया अपना कि दूध बूथ पर एक मशीन है, उस मशीन से दूध बनता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एकदम सारे बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसे शांति से नोट कर रहे हैं, सबसे अच्छी भूमिका हो सकती है। बहुत सारे लोग इसे सही कर देंगे, लेकिन इसे सही नहीं करना है। आगे बढ़िए। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक दिया गया है केवल उसे ही एक एक शब्द, एक एक लाइन पढ़ा देना है, हो गया काम खत्म। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। 6 महीने में पाठ्यक्रम पूरा करा दिए और बाकी के 6 महीने में रिवीजन चल रहा है। बहुत सारे शिक्षक ऐसा भी करते हैं। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम के लिए जगह बनाना, बच्चे रिलैक्स हो सकें। क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वे चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। संवाद के द्वारा, शिक्षक से संवाद कर रहे हो
कि सर आप ये बताइए ये कैसे होगा। आराम से संवाद कर रहे हैं बच्चे शिक्षक के साथ। जी हाँ, ये सबसे अच्छी भूमिका है शिक्षक की। जब आपका बच्चा आपसे डरे नहीं, डिसिप्लिन्ड है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आप उसे डांट रहे हो, आप उसे पीटने का भय दिखा रहे हो कि अगर किसी ने क्लास में चूं की तो मैं उसे बहुत पीटूंगा। सारे बच्चे डरे हुए हैं, उनके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, डर से नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कुछ नहीं बोलना है। और अगर वे सवाल करेंगे तो बोलेंगे, और बोलेंगे तो आप पीट दोगे, डरे हुए हैं। तो आराम के लिए जगह बनाना, बच्चे रिलैक्स्ड हों और आपसे खुल करके संवाद कर सकें, पूछ सकें चीज़ों के बारे में, पूरे अच्छे से जानकारी ले सकें, एक एक चीज़ आपसे पूछ सकें। तो अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो तभी आप एक सफल शिक्षक हो, अन्यथा नहीं। चलिए, आप अपना इवेल्यूशन खुद करें कि आप किस प्रकार के टीचर हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। पहुंच से परे का मतलब पहुंच से दूर, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। केवल देखने के लिए सामग्री को ला करके रखा गया तो ये समृद्ध शिक्षा नहीं होगी। जब बच्चे की पहुंच से दूर है तो वो दूर है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में, यानी कि खुले शेल्फ में रखी हुई हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बच्चे स्वतंत्र हैं कि जब उन्हें इच्छा करे वे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सही है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। नहीं, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्य पुस्तक सामग्री केवल नहीं, पाठ्य पुस्तक सामग्री केवल रहेगी तो वो कक्षा रुचिकर नहीं रहेगी। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के TLM बनाने पड़ते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं, और ये TLM कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों, ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स होने चाहिए, और वेराइटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स, खुले हुए ताक में स्वतंत्र हों बच्चे की, जब उन्हें मन करे वे लेकर के वहाँ से पढ़ सकें, ऐसा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा, चारों ऑप्शन सही लगेंगे आपको, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। सही है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। अब एक राष्ट्र की बात की जा रही है, यानी कि पूरे देश की बात की जा रही है, तो पूरे देश में एक ही प्रकार की किताब नहीं चलती है, अलग अलग किताबें चलती हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन नहीं है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें सबसे अच्छा वर्णन ये लग रहा है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होते हैं। अब आ गया NCF 2005 से जुड़ा हुआ सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पे सही सवाल है रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म से NCF 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है। अगला सवाल है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, यानी कि वेल ड्रेस्ड आते हैं स्कूल में। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, रेगुलर क्लास आ रहे हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब बताइए कि बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कहाँ से? शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, यानी कि किसी भी सवाल के बारे में अगर उनके मन में कन्फ्यूजन है, पूरा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं,
तो वे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सही है। इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तभी उन्हें प्रेरित समझा जा सकता है कि बच्चे के अंदर प्रेरणा है, चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। आपको एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसे याद रखना है। इस शिक्षा को जीवन की वास्तविक स्थितियों से जोड़ना। और चौथा ऑप्शन वही कह रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, एकदम साइलेंस रहना है। शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं, शिक्षकों को केवल निर्देश देने के लिए नहीं, बच्चों को उनके पाठ रट कर के, तो ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चिल्ड्रेन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। तो अनुशासन का यही मतलब होता है। तो इस प्रकार से आपको इस सेक्शन में 30 सवाल के जवाब मिल गए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक कर देंगे और आगे आप लोगों को और कौन कौन से विषय के ऊपर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप हमें कमेंट करें और उसी के अनुसार से क्लास लाए जाएंगे। अपनी तैयारी को इसी प्रकार से जारी रखें और आगामी शीटेट में आप सफल हों, ये अग्रिम शुभकामना है हमारी। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।